जैसे बेटा हम जीएसटी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लाई। ये मैंने क्वेश्चन पूरा करवा दिया था थ्योरेटिकल, फिर भी दोबारा बताता हूँ। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में देखी थी हमने, सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का जो सप्लाई की डेफिनेशन बता रखी है, मैंने बताया था एनी फॉर्म, क्या क्या डेफिनेशन थी? एनी फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, विद और विदाउट कंसिडरेशन। आगे इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड बेटा, शाबाश। फॉर्म में क्या बताया था? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। मजा आ गया, ठीक है। तो वो सब आएंगे। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला था द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी शुड बी इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। कहता है जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, या कोई एक्टिविटी करे जिसको अपने गतिविधि कर बोलते हैं, कोई ट्रांजेक्शन या कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर सप्लाई होनी चाहिए गुड्स की या सर्विस की। अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं है या दोनों की सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले जीएसटी लगने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। सर सप्लाई क्या होती है अभी बताया, सेक्शन 7 ने बताया सप्लाई क्या होती है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लाई क्या क्या है बेटा कि ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी में क्या होनी चाहिए बेटा? सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर है। आई बात समझे? देखो, एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन में बी कवर्ड बाय द टर्म्स ऑफ supply only if transaction is concerned with the supply of goods or service or both. If any transaction is not concerned with goods or service, then such transaction should not be called supply. Goods and service have been specifically defined under this act. According to the definition of goods as given in the act, securities have been excluded from the definition of goods. Hence, if a taxable person sell security for adequate consideration, even then the sale of security shall not be called supply under this the provision of this act. ये बोलना है कि अपनी गुड्स की या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए। गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन इस एक्ट में लिखी हुई है। समझिए, इस एक्ट में लिखी हुई है। अब आपको बता देता हूं कि शेयर होते हैं, शेयर क्या होते हैं बेटा? शेयर, शेयर खरीदते बेचते उनको शेयर एंड सिक्योरिटी बोलते ना। तो सिक्योरिटी को हम गुड्स नहीं मानते। आपने पढ़ा हुआ गुड्स सेल्स एक्ट बेटा, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर गुड्स सेल्स एक्ट पढ़ा हुआ ना। गुड्स सेल्स एक्ट में हमने पढ़ा था, गुड्स सेल्स एक्ट हमारा है 1930। आपने नहीं पढ़ा हुआ बेटा? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, हिमांशु सर ने बताया आपको बेटा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गुड्स सेल्स एक्ट, ठीक है। तो गुड्स सेल्स एक्ट में गुड्स बता रखे हैं कि गुड्स क्या होते हैं बेटा? कोइन, पैसा, ठीक है, इनको अपने गुड्स नहीं बोलते, समझ लो। ऐसे शेयर को गुड्स नहीं मानते अपने। शेयर, किसी कंपनी की शेयर्स को सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिक्योरिटी को क्या नहीं मानते? गुड्स। तो सिक्योरिटी बेची, सिक्योरिटी खरीदी तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। रीजन, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो कहता है गुड्स और सर्विस की कोई भी ऐसी चीज का ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी की हो जो जीएसटी में कवर है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर वो कवर नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि सिक्योरिटी एग्जांपल, जैसे कि सिक्योरिटी है जो कि गुड्स में इंक्लूड नहीं होता, ना सर्विस में इंक्लूड होता है। तो अगर आप शेयर या सिक्योरिटी बेचते हो खरीदते हो तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आगे होगा समझ। नेक्स्ट बेटा, सप्लाई शुड बी मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। ये मैंने बता दिया था, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा तो ही लगेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो जीएसटी लगाएगा दूसरे व्यक्ति से कलेक्ट करेगा, कौन करेगा बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। थर्ड, नॉर्मली द सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। नॉर्मली करो 99%, नॉर्मली, इसके कुछ एक्सेप्शन नहीं है। कहता जब सप्लाई होगी तो उसमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, तो ही उस पर सप्लाई मानेंगे। और जिसमें प्राइस नहीं है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। कुछ क्या बेटा? जिनमें पैसा नहीं भी है ना तो भी क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। वो भी एक्सेप्शन बाद में करेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सप्लाई या एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कॉमन बिजनेस के लिए की गई हो या बिजनेस की फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए की गई हो। आपकी पर्सनल एक्टिविटी है कोई,
तो बेटा फिर वो सप्लाई नहीं है, फिर उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है, पहला क्या था बताओ बेटा, मतलब एक्टिव ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। याद कर लो यहीं पे, दोबारा घर पे टाइम नहीं होगा। ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सप्लाई, जो शॉर्ट में सप्लाई होनी चाहिए। सारे बोलो क्या होनी चाहिए, सप्लाई। और क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना वो याद करना आपने, जो मैं कह रहा हूँ वर्ड अंडरलाइन करो। सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, कंसिडरेशन, कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रेजेंस ऑफ बिजनेस अपने आप याद आ जाएगा। कोर्स ऑफ बिजनेस, पहला क्या था, सप्लाई, दूसरा टैक्सेबल पर्सन, तीसरा कंसिडरेशन, चौथा कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रेजेंस ऑफ। कोर्स ऑफ बिजनेस बोल तो अपने आप आ जाएगा, बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब अंडर दिस एक्ट मतलब जो सप्लाई जो है वो इस एक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, टैक्सेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सी सप्लाईज को क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है, और पे जीएसटी नहीं है। जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना, उस पे है ना जीएसटी नहीं लगता। नगरीय उपकर कर ये वो फलाना दिमखाना, लेकिन वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। जैसे पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि उनको अभी गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो सप्लाई शुड बी टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, कहता वो सप्लाई जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए किसके अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, तो हम उसे सप्लाई मानेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मैंने टेरिटरी बताया था बेटा, एरिया। टेरिटरी का मतलब क्या है, एरिया। कहता सप्लाई भी ना ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर रखा है। कुछ एरिया है ना, गवर्नमेंट कहती कि इस एरिया में आप दोगे ना सप्लाई, तो हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है भेदभाव, सुनो बेटा, गवर्नमेंट के बहुत से इलाका बैकवर्ड होता है। क्या होता है, उसको गवर्नमेंट को डेवलप करना होता है। जैसे बाड़मेर वाली साइड होगी, जैसलमेर साइड होगी, अपने उधर अंडमान निकोबार हो गया अपना, है ना, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया नक्सली वाला, लोग वहां से डर डर के भागते हैं बेटा, है ना। ये श्रीनगर वाला एरिया हो गया, है ना। तो वहां पर लोगों को क्या करता है कि कोई भी रीजन है, सेफ्टी पर्पज से या किसी भी पर्पज से लोग वहाँ, कई जगह तो सेफ्टी का इश्यू है, सेफ नहीं है बिल्कुल, वो उनको लगता पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरा, कई जगह में सेफ्टी है बट वहाँ पे रिसोर्स नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर में सेफ्टी तो है, ऐसा कुछ नहीं, शांत है, लेकिन वहाँ रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उन एरिया को बेटा डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट उन एरिया क्या करती है, डेवलप करना चाहती है। तो उन एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को इनवाइट करती है। लोगों को क्या करती है, इनवाइट। अब लोग इनवाइट करेंगे, आप ही देख लो, कहते हैं यार शादी आना, कहता अच्छा जी कहाँ पे है, कहता धर्मशाला में, अपने कहते नॉर्मली होगी शादी। वो कहता कहाँ है, कहता ऑर्बिट में। कहाँ पे है, केएलएम में। ऑर्बिट केएलएम के आगे तो जो नहीं जाता वो भी तैयार हो जाता है कि ऑर्बिट केएलएम में तो बहुत अच्छी मैरिज होगी, एक मेंटेलिटी होती है उसकी। तो वही बात है बेटा, जब गवर्नमेंट कहती है आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री वाला कहेगा मैं क्यों लगाऊं, यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, सेफ्टी इश्यू है, मैं क्यों रिस्क लूँ, कल को मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। मैं तो एनसीआर में लगाऊंगी प्रोजेक्ट, जहाँ पे सब कुछ सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का, सारी सुविधाएं वहां पर, जो चीज मांगूंगा वो मिल जाती है वहां पर, समझ लो। तो गवर्नमेंट अब क्या करे, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सब्सिडी देती है। क्या करती है बेटा, सब्सिडी देती है। सब्सिडी समझते हो, बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कहती है कि आप इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाने में जितनी मशीनरी लगेगी उसका 70% गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। मतलब आपने 10 करोड़ की मशीन लगाई तो 7 करोड़ आपको दे देगी गवर्नमेंट। सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट कहती है आप यहाँ लगाओ, आपको भी इलेक्ट्रिसिटी 50% के रेट में मिलेगी या फ्री मिलेगी, या 5 साल तक हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, इनकम टैक्स, आपको जीएसटी की छूट मिलेगी। आगे ना, तो अब वो एरिया ना टैक्सेबल टेरिटरी नहीं रहा। मान ले बाड़मेर का एरिया फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कर दिया, तो वो अब वो एरिया इंडिया का है बट वो इतना एरिया टैक्सेबल टेरिटरी नहीं। अब ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, सेज डिक्लेयर करती है। क्या बेटा, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट क्या होता है, हमारे इंडिया में भी कंसेप्ट है सेज का, मतलब गवर्नमेंट को किसी एरिया को
डेवलप करना तो उसको सेज डिक्लेयर कर देती है। क्या कर देती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ध्यान सुनना, तो सेज के अंदर, किसके अंदर? सेज के अंदर आप सप्लाई देते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। सेज ने सेज के अंदर सप्लाई दी, जीएसटी नहीं लगेगी। सेज से बाहर सप्लाई आई, लगेगी। छूट किसको दी है? सेज को दी है। बस सेज में जाके आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मान लो उधर बड़ा एरिया पूरा बाढ़ में, जैसे मेरे वो गवर्नमेंट ने सेज डिक्लेयर कर दिया, इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया, भाई यहाँ पर आप लगाओ, यहाँ पर जो मर्जी यूज करो, नहीं लगेगी। आप आपस में करो, नहीं लगेगी, वो वहीं से सर्विस देने लग गया। इसमें प्लानिंग कर रहे हो तो बैठा क्या है, समझे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत से रूल बनाए हुए हैं। तो जैसे उन एरिया में नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप गुड्स या सर्विस देते हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। एक वर्ड याद रखना है हमेशा, ठीक है? तो ये हमारा पूरा हो गया। कितने पॉइंट है बेटा? 6। दोबारा से आ जाएंगे हम। नंबर 1 था सप्लाई है, नंबर 2 टैक्सेबल पर्सन, नंबर 3, नंबर 4 इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नंबर 5 टैक्सेबल सप्लाई, 6 एरिया टेरिटरी। क्लियर है? अब आप कभी भी है ना, महीने बाद भी इसको पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा ये समझ। डायरेक्ट पढ़ते भूल जाते, डायरेक्ट पढ़ते पता क्या होता है, 2 क्वेश्चन पढ़े याद हो गया, तीसरा पढ़ते पहला भूल जाते हैं, चौथा पढ़ते फिर दूसरा भूल जाते हैं। समझ में आया हुआ है तो दिक्कत है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको टिक कर लेना बेटा, बाद में पता नहीं लगेगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट है? देखो मैंने चार्ट बना के समझाया था आपको, ये मीनिंग ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 देखना बेटा। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से ऊपर से पढ़ता हुआ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म्स सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग। कहता है इस पर्पज से सेक्शन 7 में इंक्लूड्स, क्या बेटा? इधर देखो, इंक्लूड A, B, C और D, ये 4 एक्टिविटी क्या है बेटा आपकी सप्लाई मानी जाएंगी। ये 4 एक्टिविटी आपकी क्या मानी जाएंगी बेटा? सप्लाई, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड, मतलब सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होगा, जिसमें हमने ए पॉइंट कर लिया था, जिसका मैंने चार्ट बनवाया था। समझा क्या बेटा? जितना जीएसटी पढ़ोगे आपको डिटेल्ड में नॉलेज होगी पूरी। नंबर 1 क्या था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, क्या बेटा? ऑफ गुड्स और बोथ सच ए सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एज इट इज लिखाया था। यहां से पढ़ाता तुम्हें हार्ड लगता है, इसलिए इस डेफिनेशन को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ के लिखवाया आपको। 3 टुकड़ों में हमने इनको तोड़ के लिखवाया। आगे बस ये पॉइंट हम कर चुके हैं, ये पॉइंट हम कर चुके हैं। अब बी पॉइंट देखना प्लीज ध्यान से, द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन। कहता है कोई भी एक्टिविटी या कोई ट्रांजेक्शन किसी एक पर्सन के द्वारा की गई हो, अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब ही और सी, इंडिविजुअल का मतलब क्या है? ही और सी। समझ गए होंगे, ही और सी, राम श्याम गीता मित्ता सीता, ठीक है? द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूट और वाइस वर्षा फॉर कैश या डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मैं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब बताओ, ये नहीं समझा? अब बताओ ये क्या है? आपने पढ़ लिया, याद कर लो अब इसको, नहीं होगा याद, ठीक है? द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन
टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूट और वाइस वर्षा फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मेरा होता क्या होता है, बहुत सी सोसाइटी होती हैं या कॉर्पोरेट बॉडी होती है। कॉर्पोरेट बॉडी समझते हो? कॉर्पोरेट बॉडी जैसे क्लब है, एक कॉर्पोरेट क्लब बना, कहते हैं आप इसकी मेंबर बनो, इसकी मंथली 5,000 फी है, तो आपकी फैमिली का कार्ड बन जाएगा। आपकी फैमिली में से कोई भी स्विमिंग पूल बड़ी बड़ी सिटी बना हुआ है मेट्रो, स्विमिंग पूल के लिए आ सकता है, टेनिस खेलने आ सकता है, बैडमिंटन खेलने आ सकता है, चेस खेलने आ सकता है, किट्टी पार्टी करने आ सकता है, सारी फैसिलिटीज है। आपने उसकी मेंबरशिप ली हुई है। अब वो जो जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। और आपसे क्या ले रहा है? कंसिडरेशन ले रहा है। तो उस पर भी वो जो आपसे ले रहा है ना पैसा, जो कॉर्पोरेट बॉडी है, जो समझ गए, जो सोसाइटी है, वो आपसे पेमेंट ले रही है, तो वो पैसा कमा रही है, आपको क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा आपसे। मतलब जो आपसे मान लो 20,000 रुपये ले रहा है, तो 20,000 प्लस जीएसटी लेगा आपसे, 20,000 प्लस। आप अच्छे होटल में जाओ, जो अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, आप रूम लो बुक, वो कहेगा सर रूम के सर 3,000 प्लस जीएसटी। रियलिटी है ये। अब आप एग्जाम्पल जो गए था जी, वहाँ 5,000 दिए थे जी, और तो वो बिल ही नहीं काटता, मतलब समझ, बिल नहीं काटता, मैं समझ गए, उसने दिखाया ही नहीं कि मैंने रूम रेंट पे दिया था। कौन सा जीएसटी ऑफिसर रात को आके छापा मार रहा है, तूने रूम किराए पे दिया है और जीएसटी नहीं भरा। लोग बिल ही नहीं काटते। वो बातें नहीं करूंगा मैं, वो तो आपको पता है, मेरे को पता है। मैं तो जो रूल है वो बता रहा हूँ। लोग चोरी करते हैं, वो करते हैं, इलाज क्या उस चीज का? मेरे पास कोई इलाज नहीं बेटा उसका। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, अब अदर देन इंडिविजुअल लिखा है कि कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। अब ये जो जो आप मैंने सोसाइटी बताई या कॉर्पोरेट बॉडी बताई, ये कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने मेंबर को क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो वो जो मेंबर को सर्विस दे रही है ना, तो उस कॉर्पोरेट बॉडी या संस्था पर जीएसटी लगेगा। जब उनसे वो फीस लेगी तो उस पर क्या लगेगी? प्लस जीएसटी। समझा कि मेरी बात? लोग उनसे जो मर्जी फीस ले, 100 रुपये मंथली ले, चाहे 1,000 रुपये मंथली ले, चाहे 1,00,000 रुपये मंथली ले, उनसे उस पर क्या लगेगा बेटा? जीएसटी भी लगेगा उसके ऊपर। आगे बात समझ? बी ये है। बी, अब इसको छोट में करो, आप इतनी बड़ी लिख नहीं पाओगे। सिंपल सा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने, किसने बेटा? अपने मेंबर को अगर क्या दी है? सर्विस दी है, तो उस पर भी जीएसटी, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे, उसको भी हम सप्लाई। और मतलब सप्लाई मानना तो क्या लगेगा? क्योंकि जीएसटी लगने के लिए क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर है? ये बी पॉइंट हो गया। ये 8 नंबर में पूछ लेगा कि सप्लाई का मीनिंग बताओ, और ये चारों, ना 3 लिखनी, ना 5 लिखनी, 4 की 4 लिखनी है। बी पॉइंट हो गया। ए का डिटेल्ड था, बी छोटा है, खत्म। बी इतना ही है, ए में तो बहुत कुछ था, है ना बेटा? सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस और फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हर जगह क्या लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा था? कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। यहां क्या लिखा हुआ है? वेदर और नोट। समझा क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है बेटा? मेरी बात सुनना, आपने सर्विस ली, ध्यान सुनना, मजा आएगा पढ़ने में। आपने सर्विस ली, आप मेरे से यहाँ सर्विस ले लो, और मैं जीएसटी में हूँ, मैं जीएसटी में मतलब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा, तो मैं क्या कहलाऊंगा? रजिस्टर्ड पर्सन। बोलो बेटा, क्या कहलाऊंगा? और आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा, टैक्सेबल पर्सन हो गया। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो आपको मैंने कोचिंग दी, आपने कहा सर क्या फीस है? मैं कहा बेटा 10,000 प्लस जीएसटी। जितने भी सीए या प्रोफेशनल कोर्स खरीदते हो ना आप, आपने कहते उस पर जीएसटी लगा होगा, आप चेक करना। आपने अनअकैडमी से लिया या बायजूस से लिया, उसका बिल इनवॉइस देखना, आप उस पर जीएसटी लगा हुआ होगा 101%। जो आपने कोर्स खरीदा है 1,00,000 का, 50,000 का, जो भी है, उस पर 18% क्या लगा हुआ है? जीएसटी लगा हुआ है। सर उन्होंने ऐसा कुछ बता नहीं प्लस जीएसटी। बेटा वो क्या करते, 50,000 में जीएसटी जोड़ के आपको रेट बताया उन्होंने, वो जीएसटी देंगे गवर्नमेंट।
तो जुड़ा हुआ हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चैप्टर हमारा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कहता है कि तो यहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, कोचिंग में दे रहा हूँ, ये डॉक्टर से डॉक्टर की एग्जाम, सॉरी मेडिकल की सर्विस दे रहा है ना वो, उसको एग्जाम किया, वो सप्लाई नहीं मानते उसको, क्योंकि वो तो प्राइमरी हो गया ना, जीवन की आधारभूत सुविधा होगी। आई बात, कोचिंग सेंटर वाले सप्लाई करते जीएसटी है, स्कूल वाला भी तो सर्विस ही दे रहा है, लेकिन स्कूल में जीएसटी, कॉलेज में जीएसटी, गवर्नमेंट छूट दे रखी है कि कोचिंग सेंटर वाला नहीं बक्सा। सीए सर्विस दे रहा है जीएसटी है, एडवोकेट सर्विस दे रहा है जीएसटी है। एनीवे छोड़ दो उस मैटर को, वो लिस्ट अब पूरी किस पे है किस पे नहीं, पूरा एक्ट है वो, हमारा कोई वो दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कहता कि मतलब इंडिया में अगर आप सर्विस दे रहे हो तो जिसकी छूट नहीं है तो उसको जीएसटी कलेक्ट करना है। अब आप सर्विस इंडिया में नहीं दे रहे, इंडिया से नहीं ले रहे, आप इंडिया में सर्विस लेते तो व्यक्ति आपसे फीस प्लस जीएसटी लेता। आपने कोई भी चीज की सर्विस फॉरेन से ले लेगा, किससे ले, फॉरेन से। मान लीजिए मिस्टर जॉन नाम का व्यक्ति है यूएस में, आपने उससे सर्विस ली, अब वो सर्विस प्रोवाइडर है और आप क्या हो, रेसिपिएंट। क्या बेटा, अब रूल तो ये है कि प्रोवाइडर किससे कलेक्ट करेगा, रेसिपिएंट से, फिर किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को। अब अमेरिका वाले इंडिया के रूल को फॉलो करेगा, हाँ समझना ध्यान से। अब वो कहेगा इंडिया में सर्विस देने का था, हाँ, कहता पहले तो आगे मोदी जी से एक बार रजिस्टर करा, कहते कौन मोदी, मैं नहीं, हमारे तो जो बाइडन जो कहेंगे वो करेंगे, बात समझ रहे हो। तो अब वो इंडिया में सर्विस दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर ये कह रही कि आप जीएसटी नंबर लो, रिटर्न भरो, वो कहता भैया ऐसे है इंडिया में बिजनेस ही नहीं करना। इसीलिए तो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है बेटा, और उस पॉलिसी को क्या रखा जाता है, बड़ा इजी रखा जाता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये तो फॉरेनर आपके यहाँ पे ट्रेड करने आएंगे ही नहीं। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे 1991 में, वो इसीलिए लेके आए थे, उदारीकरण की नीति बोलते थे जिसको। बहुत से बिजनेस करने के लिए बेटा लाइसेंस लेना होता था, वो सब लाइसेंस खत्म कर दिए थे उसने, बहुत अच्छा किया था उस टाइम, बहुत दिक्कत आ रही थी इंडिया को। एनीवे, तो वही बात कह रहा हूँ बेटा। अब वो कहता है जी जीएसटी तू उससे कलेक्ट करेगा, फिर तू गवर्नमेंट को देगा, कहता है आपके इंडिया के व्यक्ति से कलेक्ट करूंगा फिर भारत सरकार को दूंगा। तो एक काम करो ना आप, कहता क्या ये आपके इंडिया का है ना, कहता हाँ, और गवर्नमेंट भी इंडिया की था, कहते तू डायरेक्ट दे देना गवर्नमेंट को, मैं कलेक्ट करूँ फिर मैं गवर्नमेंट को दूँ। कहता नहीं, हमारे जीएसटी लॉ में ये है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट से जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को देगा, मतलब सेल परचेजर, सेलर लेता है ना परचेजर से, समझ गया कि मेरा। कहता है लेकिन हम नहीं करेंगे, और बात भी सही है। वो कहता मैं तो कभी कभार बिजनेस करना, मैं तो सारा काम कहाँ है मेरा, यूएस में है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रूल बनाया, ध्यान सुनना, आरसीएम, क्या बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये है बेटा कि बहुत से केसेस के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, देखो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है, रिसिपिएंट के ऊपर है, बट वो बात अलग है, रिसिपिएंट पहले किसको देगा, प्रोवाइडर को देगा, प्रोवाइडर फिर उससे कलेक्ट करके उसको जमा करवाएगा गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आया, और टैक्स किसको मिला। ये तो एक प्यादा है, एक मीडिएटर है बीच में जो कलेक्ट करके दे रहा है। ये तो हमारा एक मतलब प्रोसेस ऐसा बना हुआ है, समझ आई मेरी बात। तो फिर ऐसे कर देना चाहिए, ये जरूरी है, प्रोसेस भी ऐसा है। क्यों, क्योंकि आप टीवी खरीदते हो, आप क्या हो, कस्टमर हो, मेरे पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, जो मेरे को टीवी एलईडी बेच रहा है वो मैं से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को, वो तो बिजनेस कर रहा है ना, उसने जीएसटी नंबर ले रखा है। फिर अगर ऐसे कह दे जो रिसिपिएंट है वही जमा कराएगा, तो हर कस्टमर को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, जा जाके कौन कराएगा, कोई नहीं कराएगा, कौन जीएसटी नंबर लेगा। मैगी खरीदी, मैगी के ऊपर जीएसटी इंक्लूडिंग होता है 18%, कहता मैगी का पैकेट ले बाद में लेना, पहले जीएसटी जमा कर रखते हैं हमने। तो कई जगह 90% तो यही है, प्रोवाइडर लेके जमा कराएगा, समझ आ गई मेरी बात। लेकिन कुछ केसेस में देखिए दिक्कत आ गई, तो वहां गवर्नमेंट ने कहा कि जहां पर दिक्कत आएगी ना, हम वहां पे आरसीएम कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स चार्ज, मतलब इस केस में सर्विस प्रोवाइडर नहीं देगा, कौन देगा, रिसिपिएंट देगा। रिसिपिएंट कहता मैं क्यों दूंगा,
मैं तो सर्विस ले रहा हूँ। कहता तू इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहा है तो कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं। बोलो गलत है ऐसे? तो आप अपना जीएसटी नंबर लो और उसका टैक्स क्या करो, जमा करो। बोलो बात सही गलत है? अब वो कहता है जी मैं तो सर्विस अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहा हूँ? तो भारत सरकार बोलती है भाई इंडिया के बाहर से अगर तू सर्विस लेगा ना तो चाहे बिजनेस पर्पज के लिए ले, चाहे जीएसटी लगेगा। अब ध्यान से ये गलती करता है बच्चा, हालांकि सही तो मैं सीए की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर गया, गलत कर गया, आपको बीकॉम के लेवल पे रखूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सिर्फ सर्विस, नॉट गुड्स। मतलब आपने इंपोर्ट गुड्स किए ना वो यहां कवर नहीं। मतलब उसको तो हम क्या मानेंगे, जो मानेंगे वो मानेंगे, बताऊंगा आपको। लेकिन सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया आपने, क्या की बेटा? सर्विस, चाहे बिजनेस के लिए की हो या पर्सनल के लिए की हो, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि फॉरेन से सर्विस ले रहा है तो उसको और कुछ दिखा सकता है, उसमें तो हम जीएसटी लेंगे। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज आता है कि सर अभी हम पढ़ रहे थे जीएसटी लगता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा बिल्कुल सही है। ये देखो ए डेफिनेशन क्या है, आपने गुड्स और सर्विस, ये सब इंडिया की बातें हो रही है। इंडिया में गुड्स सर्विस बेचो खरीदो, तो इंडिया में अगर गुड्स खरीदते हो या सर्विस देते हो तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, खत्म। इंडिया के इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर से अगर सर्विस खरीदते हो, ये एक्सेप्शन है, 2 नंबर में आ सकता है। इंडिया के बाहर से अगर सर्विस लेते हैं तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे, उसको हम सप्लाई मानेंगे। क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, इंडिया के बाहर से गुड्स परचेज किए या सर्विस ली तो हम उसे सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप कहोगे मानेंगे, 1 नंबर देगा। आप लिखोगे ये वाला पॉइंट पूरा, अगर इंडिया के बाहर से हम सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो तो जीएसटी एक्ट, आपको कोई सेक्शन याद नहीं, कोई कुछ याद नहीं, तो उससे पहले कोई जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसे हम लोग सप्लाई 2 नंबर देगा। कोई आगे बात समझे? तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए पॉइंट क्या था? ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दर ऑफ बिजनेस विद और विदाउट इज कॉल्ड सप्लाई। नंबर 2, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ने मेंबर को सर्विस दी। सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया। डी क्या बेटा? डी। डी पॉइंट देखो, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। ये शेड्यूल नंबर याद कर लो बेटा। द एक्टिविटी इन शेड्यूल फर्स्ट मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट, कहता जो एक्टिविटी शेड्यूल फर्स्ट में बताई हुई है, ठीक है, वो दी है, एग्रीड और टू बी, देखो मेड और एग्रीड टू बी मेड, मतलब दे दी या देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, देने का विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट, तो हम उसे सप्लाई। अभी हमने एक बात पढ़ी थी स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर कि नॉर्मली एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना चाहिए। मैंने कहा था बिल्कुल, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर कंसिडरेशन है तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। बिल्कुल सही पढ़ा हमने। वहां लिखा था नॉर्मली, मैंने कहा था बेटा नॉर्मली इसलिए लिखा है कि कुछ इसके क्या है, एक्सेप्शन है। उन केसेज में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, और वो एक्सेप्शन है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर लिखे। आपसे क्वेश्चन बोल ले कि शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई कब मानते हैं, तो शेड्यूल फर्स्ट में सप्लाई तब मानते हैं जब कोई सर्विस या गुड्स मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन।
मतलब शेड्यूल फर्स्ट याद करना बहुत जरूरी है। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी गुड्स सप्लाई की है तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। अब सप्लाई की डेफिनेशन पूरी हुई है, चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे ही। अब सुनना ऐसे ही पढ़ना आपने, फालतू का चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है हमने, समझ रहे मेरे? जो मैं कहूँ अच्छे से विद लॉजिक, विद लॉजिक, क्योंकि आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सप्लाई ए, बी मेंबर कॉर्पोरेट बॉडी, सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां फोकस करना। बाकी चारों जगह गुड्स और सर्विस दोनों है, लेकिन सी पॉइंट में सिर्फ क्या है? सर्विस। डी शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग विदाउट कंसिडरेशन के भी हम सप्लाई मानेंगे। अब शेड्यूल फर्स्ट में कौन कौन सी है वो क्वेश्चन बनता है 20 नंबर में, समझाएंगे मेरी बात? तो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक नई बात सीखी कि कुछ ट्रांजैक्शन को या एक्टिविटी को हम विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या मानेंगे? आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में भी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, और बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। क्या होगा? उसके भी कुछ एक्सेप्शन थे, चलो छोड़ो। तो यहां पर विदाउट कंसिडरेशन के भी हम सप्लाई मानेंगे, वो टॉपिक कर, यहां तक समझ आ गई मेरी बात? चलिए ये लो, एक्टिविटी दिख रहा है बेटा? पेज नंबर 68, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, वही सेक्शन 7(1)(c) लिखा हुआ है। ये करना है आपने, ये क्वेश्चन, ठीक है? मतलब एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हम उसे सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन के। क्वेश्चन बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(c) एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई मानते हैं, इसको डिस्क्राइब करो या एक्सप्लेन करो। आगे बात समझे? सुनना, पहला चैप्टर जो क्या है ना, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, उसका इनपुट बताओ। ये क्वेश्चन 101% आएगा सेम, 8 में आ जाए और स्टार्टिंग में 1-2 बार तो भैया 20 में आया था। बोले कौन से गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, तो 20 नंबर में पक्का, 8 में या 20 में पक्का प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, ये 101%, ठीक है? तो एक प्रैक्टिकल चैप्टर करा चुका हूँ सर, आसान बहुत था बेटा, आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया इसलिए आसान है, जिसको नहीं आता उससे पूछो। हार्ड तो नहीं लगा वो आपको, वो इनपुट बस यूज करना है। चलिएगा, अब एक्टिविटी ये आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा समझाऊंगा, ठीक है? आपने एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, जितना मैं पढ़ाऊँ ना डेली, तो आपको ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट लगेंगे घर पे, डेली रिवाइज करके जरूर आना, नहीं तो बेटा फिर कोचिंग का फायदा नहीं होगा। रिक्वेस्ट है, और इसका बेनिफिट मिलेगा बेटा, प्रैक्टिकल पेपर है ये, आपने आगे चाहिए कोर्स कॉमर्स से रिलेटेड कुछ करना हो ना करना हो, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अब इंडिया में चलता है, जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, ये तो एक प्रैक्टिकल लॉ है जो आज यूज होते हैं, तो उनकी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, समझ रहे मेरी बात को? और आपके कोई कंपटीशन में पूछ सकते हैं, भाई आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको जीएसटी टैक्स के बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है। आपसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बोलते तो आपके पास एक्सक्यूज है कि सर मैं कॉमर्स से हूँ। अब आपसे कोई इनकम टैक्स का इंटरव्यू में और जीएसटी का पूछ लिया तो आप वहां पर इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, नॉर्मल पूछेंगे, सप्लाई क्या होती है, जीएसटी किस पे लगता है। आप एक तो बच्चा बोलोगे सर जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है उसमें जीएसटी लगा, एक बच्चा एक ने दूसरे को चीज कोई बेची कोई खरीदी, बेच तो बोल तो वो भी सही रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं कभी सप्लाई क्या होता है। एक तो वो प्रोफेशनल बोल रहे हैं, एक वो अपने घर पे बोलते वो बोल रहे हैं।
प्रोफेशनल तो यहाँ बैठ के समझ में आएगा बेटा, सीधी सी बात। अभी बात समझ, चलिए नहीं। तो ये एक्टिविटी बिना कंसिडरेशन के भी क्या मानी जाएगी बेटा, बोलो, सप्लाई मानी जाएगी। नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब होता क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके पास बिजनेस में कोई एसेट्स है, जैसे मेरा बिजनेस है, कोई भी मान लीजिए, उसमें आपने एसी खरीदा, फैन खरीदा, एलईडी खरीदा, बिजनेस किसमें बेटा, बिजनेस। मैं तुम्हें बता दूं, एजुकेशन स्क्वायर का मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। एजुकेशन स्क्वायर जो मेरी फर्म है उसमें मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ठीक है। मैं जितनी भी कोचिंग देता हूँ ऑनलाइन या फेस टू फेस, उसका मैं जीएसटी जमा कराता हूँ। बच्चा कहते हैं सर हमसे तो लिया नहीं। एक्चुअल में आपसे जो फीस ली मैंने, उसमें जीएसटी ऑलरेडी क्या बेटा इंक्लूड है। जैसे आपसे मैंने फीस ली फॉर एग्जांपल 11,800, कितनी बेटा, तो कोचिंग सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी है, कितनी बेटा, तो इसका मतलब 100% तो मैंने मेरी फीस ली और 18% क्या ली मैंने, तो वो 11,800 रुपये जो वैल्यू, वो कितने की, 118 की है। तो 11,800 को डिवाइड किससे करेंगे, 118 से। एक की वैल्यू आ गई, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, एक की वैल्यू आ गई। अब आपको फीस चाहिए तो इंटू 100 कर दो, और जीएसटी की वैल्यू चाहिए तो इंटू 18 कर दो। इंटू 18 करेंगे तो 1,800 रुपये आ गया बेटा। तो उसमें से 11,800 जो आपसे लिए, उसमें से 1,800 मैंने गवर्नमेंट को देने हैं और 10,000 में रखने हैं। समझ आ गई मेरी बात। सर फिर तो फीस ऐसे 800 700 ऐसे की, 10,000 भी ले लो, वो फिर क्या दिक्कत है, 100 पॉइंट में आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, समझ में आ रहा। अब मैंने जीएसटी देनी है। अब ध्यान से सुनो लॉजिक, अगर ये पॉइंट समझना है। अब हालांकि सीधा बोल सकता हूँ आप रट के लेना बेटा, फिर तो कोई सर जब याद ही करना तो हम घर पे कर लेंगे, यहाँ जरूर लेना। तो ये सब क्यों है, अब मैं जीएसटी देता हूँ, दे रहा है मैंने गवर्नमेंट ने, मान लो मैंने 500 बच्चा बैठाया और उसका जीएसटी जमा कराना मेरे को, एक बच्चे का 1,800, लगभग 17,000। अब वो बच्चे जीएसटी मेरे बिजनेस में यूज कर लिया, कलेक्ट किया। अब वो उनको सर्विस देने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, विजुअलाइजर यूज कर रहा हूँ, एलईडी यूज कर रहा हूँ, फैन यूज कर रहा हूँ, एसी यूज कर रहा हूँ, बेंचेज यूज कर रहा हूँ। ये सब मैं खरीद के लाया था, या मेरे को नया चाहिए तो मैं लेके भी आऊँगा। मान लो कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे को लेके भी आऊँगा। जब मैं खरीदने जाता हूँ तो मेरे को बिल काट के देते हैं, तो उसको जीएसटी लगा के देते हैं। कोई भी चीज़ लेने जाऊँ मैं जीएसटी लगा के बिल मिलता है मेरे, बोले मैं उसको जीएसटी दे के आया, उसको मैं, अब मैं गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट ये क्या है, मैं मेरे घर तोड़े लेके जा, मैं अपने बिजनेस में इसको क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को जो मैं खरीद के लाया ना, उसका मेरे को इनपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये एसेट्स खरीद के लाया हूँ मेरी, तो एसेट्स का जो इनपुट होता है ना, उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं बेटा। एसेट्स को यहाँ जीएसटी में क्या बोलते हैं, एसेट्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते, गुड्स ही है सर। क्यों, कारण है कि गुड्स और सर्विस दो ही वर्ड यूज किए हुए, समझा कि मेरा। तो जीएसटी के अंदर एसेट्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, और जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करके लाते हो आप सामान, उनको बोलते हैं क्या, इनपुट। उसके ऊपर इनपुट यूज किया हमने, वो नॉर्मल गुड्स है, वो क्या बेटा, नॉर्मल गुड्स। अच्छा, उन पे भी इनपुट क्रेडिट मिलता है, और ये जो मैं कैपिटल गुड्स लाया हूँ, इन पे भी क्या मिलेगा मेरे को, इनपुट क्रेडिट मिलेगा। सर क्यों, क्योंकि मैं इसका बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। तो आपसे मैंने टैक्स कलेक्ट, वो जीएसटी पैसे लिए, अब मैंने वो 1800 रुपये पर बच्चे के जमा कराने हैं। बोलो बच्चा 70,000 रुपये को जमा करा, 70,000 रुपये को जमा कराने, मैं ये लाया। मैं कहा भैया मैं जीएसटी दे के 50,000, मैं इसका क्या लूँगा, इनपुट दे दिया। तो 50 तो मैं दे के आया हूँ जीएसटी, 70 मैंने कलेक्ट किया, मेरे को तो मेरा 50 पूरा मिल गया, बचा कितना, 20 में जमा कर। बताओ, अगर एसेट्स को खरीद के लाता हूँ तो उस पर भी अगर कोई जीएसटी दे के आया हूँ तो उसका भी मेरे को क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स का इनपुट। हाँ, अगर ये लैपटॉप मैं घर पे लेके गया बिजनेस में यूज, तो मेरे को इसका क्रेडिट है। मान लो मैंने 25,000 का लैपटॉप लाया, उसमें से 5,000 जीएसटी, 20,000 का लैपटॉप तो बिजनेस में यूज करता हूँ, तो 5,000 का मेरे को मिल जाएगा। सर कैसे, जो मैंने जीएसटी दिया उसमें से काट के इनपुट लेके दूंगा। और यही लैपटॉप अगर मैं घर पे ले गया तो मेरे को नहीं मिलेगा। रूल तो ये है, लेकिन लोग घर पे ले जाते हैं, बिल फर्म में करवाते हैं।
आई बात वो वाले मैं अब उसमें आपने कुछ नहीं कर सकते को। सर क्या करें, कुछ नहीं करना, बस रूल सीखो। लोग करते हैं। ईमानदारी तो हमारे इंडिया में मेरे को नहीं लगता मेरे जितने दिया ही, ये सपना ही सपना है, मतलब ऑनेस्टी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। जो ऑनेस्टी के भाषण देता है वो भी ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिएगा। तो अब सर जी क्या कहना चाहते हो आप, पॉइंट पे आ जाइए बेटा। अब मैं ये लैपटॉप लाया था, ये एसेट्स है मेरी, इसमें मैंने जीएसटी दे के आया तो उसका क्या ले लिया। देखो जीएसटी के वर्ड यूज करो अपने मुंह से, बोलो बोलो क्या यूज करिए। अब मैंने ये बेच दिया तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे है, सुन मेरी बात, तो गुड्स लाया था, जब इस पे टैक्स जीएसटी लगा था तो इस पे इनपुट मिला था, अगर तू अभी बेचेगा ना तो इस पे जीएसटी लगाएगा, तू अगले से लेगा, क्योंकि तू तेरे बिजनेस के लिए लाया था, पर्सनल। तो अब आपने कोई भी परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया डिस्पोज ऑफ, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल करिए बेटा, समझ में आ गई। मतलब आपको पुरानी होगी तो आपने कहा इसको बिजनेस से निकालो यार, नहीं लेके आएंगे, तो डिस्पोज ऑफ कर दी, ठीक है। तो आप अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करोगे बिजनेस एसेट्स, तो आप अगर मान लो ये लैपटॉप फ्री में भी दे दिया ना किसी को, किसको दे दिया, तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। सर फ्री में दे दिया तो वैल्यू जीरो है, तो जीएसटी लगाओ 18%, जीरो पर जीरो जाएगी, क्या बात करते हो, टेंशन मत लो, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वैल्यूशन ऑफ सप्लाई। मतलब वो बताएंगे इसकी वैल्यू क्या है, तुम नहीं बताओगे क्योंकि तुम तो झूठे हो। 100 रुपए की चीज की वैल्यू क्या बताओगे, 10, ताकि जीएसटी कितने पे देना पड़े, 10 पे, और वैल्यू कितनी उसकी 100, 100 लेंगे ना कि 10। इसलिए एक चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल, वो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, वैल्यूशन ऑफ सप्लाई। तो आपको पहले दिमाग में कोई गलतफहमियां दूर कर देता हूँ, आगे जाके सब कुछ आएगा, जितना बता रहा हूँ हम लोग, मतलब उसको जीरो पे दिया है तो भी हम बिना कंसिडरेशन के दिया है ना, तो भी हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। सर बिना कंसिडरेशन क्यों देंगे ऐसे, और रे बेटा रिलायंस टाटा तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बड़ी बड़ी कंपनी जब बहुत, ठीक है, वो क्या करती थी, पुराने लैपटॉप थे सारे बेच दिए 5-5 हज़ार में। अब पता है उनको एलईडी लगा दी मान लो, या पुराने डेस्कटॉप थे वो बेच दी, अब उनको पता है हमने इस पे टैक्स का क्रेडिट लिया और बेचा तो टैक्स देना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, कहते हैं जी हमने तो ना एक चैरिटेबल संस्था को सारे दान में दे दिए। अच्छा, इस पे जो जीएसटी लेके जब लेके आया था तो इसका टैक्स का क्रेडिट लिया हुआ है ना, तो हम तेरे को छोड़ेंगे थोड़ा ना, हम तो सप्लाई मानेंगे इसको। तो वैल्यू क्या लोगे, कहते वो वैल्यू हमारे, हम शायद रूल बनाएंगे उसके भी, टेंशन मत ले। अभी हम ये सिखा रहे हैं कि इसको सप्लाई मानने या ना, तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। बोलो बात क्लियर होगी। अब ये पॉइंट कैसे भूल जाओगे आप, इससे 15 नंबर बहस हुई बस। अब बताओ कहाँ से थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल बेटा सारा, समझे। अब ये यहाँ नहीं पता होगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। वहां पर मैं कहूँगा बेटा ये देखो परमानेंट एसेट ट्रांसफर की इसको सप्लाई मानेंगे, आप सर क्यों मानेंगे बेटा, वहां पढ़ाया था मैंने, सप्लाई मानेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ भी चैप्टर आएगा। अब इस चैप्टर ये सीख रहे अपने युवराज कि सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। तो बिना कंसिडरेशन के विजय सप्लाई मानेंगे। सर कंसिडरेशन लिया तो फिर तो लड़ाई है ही नहीं, फिर तो सप्लाई है ही है। अब क्या पढ़ रहे हैं, बिना कंसिडरेशन के विजय हम सप्लाई, नंबर 1। नंबर 2, ये सब एग्जाम्पल दिए मेरे जैसे, आप पढ़ लेना इसको। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है, मैं यहाँ हूँ, मैं हेड ऑफिस हूँ, मेरी ब्रांच दिल्ली है, मेरी ब्रांच, तो मेरी ब्रांच है, मेरी ब्रांच है। चलो मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा हेड ऑफिस गंगानगर में है, मेरा हेड ऑफिस जो है वो गंगानगर में है, आर एस इंडस्ट्री, मेरी फर्म, मेरी जो फैक्ट्री लगाई उसका नाम है आर एस इंडस्ट्री, ठीक है। उसका हेड ऑफिस गंगानगर दिखाया हुआ है मैंने, मेरा घर का एड्रेस है शिवनगर स्ट्रीट नंबर 2 हाउस नंबर 158, ठीक है, आर एस इंडस्ट्री। अब मैंने हेड ऑफिस यहाँ बनाया बेटा, मैं बिजनेस, उसकी जो बिजनेस यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, जो फैक्ट्री है वो मैंने यहाँ नहीं लगाई, मैंने कहाँ लगाई, पंजाब में, मुक्तसर। कहाँ लगाई बेटा, पंजाब में, पंजाब में लगाई, मैंने काम पंजाब में कर रहा हूँ, ऑफिस मेरा यहीं पर है, बिल्कुल सच में बनाया मैंने ऑफिस, ऐसा नहीं कागजों बनाया, सच में ऑफिस बनाया हुआ है। यहीं से सब अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता हूँ, यहीं से उसको ऑर्डर देता हूँ, यहीं से मैनेजमेंट करता हूँ सारी। लेकिन बिजनेस की जो फैक्ट्री लगाई वो कहाँ लगाई है, पंजाब, वो मेरी ब्रांच होगी, वो मेरी क्या होगी, ब्रांच, और ये क्या होगा, हेड ऑफिस।
वो और ये दोनों एक ही है, आपको पता है। अब मेरे को यहां से कोई गुड्स भेजने हैं मेरी ब्रांच को, आप बताओ पैसे मांगूंगा? नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो तो मेरी खुद की ब्रांच है बेटा, मेरे नाम से ही है, मैं कोई सर्विस दे रहा हूं उसको, तो मैं पैसे लूंगा? नहीं लूंगा। मैं उसकी जीएसटी की रिटर्न भर रहा हूँ, मैं उसकी इनकम टैक्स का काम कर रहा हूँ, मैं उसकी सेल टैक्स समझ सर्विस दे रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा, मेरी ब्रांच है वो। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कोई गुड्स दिए या सर्विस दी, पैसे तो नहीं लेगा। बट दिक्कत है क्या है, जब वो गुड्स वहां बन गए और वो गुड्स वहां से कहां बिकेंगे आपकी, मान लो मैंने यहां से 1 लाख के गुड्स भेज दिए, टैक्स सप्लाई कर दी मैंने, गैलस्टी राजस्थान गवर्नमेंट कहती टैक्स, मैं क्या, मैंने तो फ्री में दी है, मेरी ब्रांच है, फ्री में दी, जीरो में दी, जीरो का टैक्स लगा, 18% जीरो जाता है, गवर्नमेंट चुप होगी। पंजाब भेज दिए, वहां पर उन पर थोड़ा सा काम हुआ, और काम होने के बाद उस गुड्स को मैंने वहीं भेज दिए, पंजाब में भेज दिए, तो वहां पर बेचे तो पैसे मिले, जीएसटी लगी, जीएसटी वहां ब्रांच से कलेक्ट करके पंजाब गवर्नमेंट को दे दी, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट मुंह देख रही है, फिर गुड्स गए यहाँ से, हमें कुछ नहीं मिला, वहां जाके वहीं बिक गया, टैक्स कौन ले गया? ये क्या मतलब? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई, आप अपनी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट यूनिट को या रिलेटेड पार्टी, इसको रिलेटेड पार्टी, एचओ ब्रांच रिलेटेड पार्टी है, आपस में जुड़ी हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन या आप ट्रांसफर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे लो ना लो कोई दिक्कत नहीं, बट हम उसे सप्लाई मानेंगे, मतलब जब यहाँ से वहां जाएगा तो राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, हमारा तो नुकसान होगा फिर ऐसे, गुड्स हमारे यहाँ से गया वहां चला गया, हमें कुछ मिला ही नहीं। वो कहता मैंने खुद की ब्रांच को दिया, कहता दे, तेरे को बाद में इनपुट मिल जाएगा, लेकिन हमें इसे सप्लाई माने। क्यों मानी सप्लाई? लॉजिकली होगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मेरे एग्जांपल में राजस्थान गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है प्रैक्टिकली, जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में, अच्छा सेम स्टेट में जाता तो नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर खुद की यूनिट को भी आपने ट्रांसफर किया है ना बिना कंसिडरेशन के, तो भी हम उसे सप्लाई माने। अब आपको कैसे दिक्कत नहीं आएगा, कैसे समझ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, देखो पढ़ो तो लिखा हुआ है, क्लियर है? चलिए, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन समझ गई? यहाँ डरना मत, रिलेटेड पर्सन का बोला है, एचओ और ब्रांच रिलेटेड पर्सन है। अरे हाँ, बिजनेस को भी पर्सन बोला जाता है, प्लीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन में वो आ गया, समझ आ गया? रिलेटेड पर्सन में जैसे होल्डिंग सब्सिडरी भी रिलेटेड पर्सन है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कुछ भेजे, सब्सिडरी ने होल्डिंग को भेजे, रिलेटेड पर्सन है। फर्म ने पार्टनर को भेजा, पार्टनर ने फर्म को भेजा, रिलेटेड पर्सन है। कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी को बेचा, डायरेक्टर ने कंपनी को, कंपनी डायरेक्टर को, रिलेटेड पर्सन है, मतलब उससे जुड़े हुए हैं वो, समझ गए? उनको बोलते हैं रिलेटेड पर्सन ना, सेम स्टेट में तो भी है, रूल ही बना दिया ना कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को या रिलेटेड पर्सन को आप कुछ भेजते हो तो हम उसे सप्लाई मानेंगे, तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। अगली बात सुनिए, अब आपके दिमाग में सर सेम स्टेट में तो नुकसान है नहीं, फिर क्यों नहीं? बेटा नहीं, यहां से जा रहा है, फिर देख पता कैसे लगेगा, यहां से 100 रुपए का गया, वहां पे गुड्स जोड़ के 50 का हो गया, गवर्नमेंट की टेंशन क्यों लेता? यहां से वहां भेज, वहां से वहां भेज, तो हमें जीएसटी दे, तो पहले दे क्या होता है, हम इनपुट दे देंगे, दिक्कत क्या है? समझ मेरी बात? चलिए, अब रिलेटेड पर्सन क्यों होते हैं यहाँ पे लिखा होगा बेटा, ठीक है। कंपनी का ऑफिसर ये वो अपने को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लियर बेटा? रिलेटेड पर्सन में ये ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, क्लियर बेटा? चलिए, हस्बैंड वाइफ भी रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। परमानेंट कोई बिजनेस की एसेट ट्रांसफर की, या रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो बिना कंसिडरेशन के क्या माना जाएगा, सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ऐसा बहुत बार होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सी चीजें दे देता है, यार ये कार पुरानी होगी मैं नहीं ले रहा हूँ, चल तू ले ले यार, तेरी सैलरी में से काट रहा हूँ, होता है नहीं होता? एसी चल तू ले जाए,
सैलरी कर ले, एक बार तो उसे कुछ भी नहीं है, ये मोबाइल में चेंज कर रहा हूँ सर मेरे को तो ले लेगा, होता है बिल्कुल। तो लॉ के अंदर साफ कवर है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो विदाउट हम उसे सप्लाई, ऐसा प्रैक्टिकली होता है एकदम इंडिया में, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, 50,000 तक का कोई दिया होना तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। इसका एक जैसे गिफ्ट में नहीं पड़ा था इनकम टैक्स में, 50,000 तक के गिफ्ट क्या है एग्जेम्प्ट है, और उससे ज्यादा के गिफ्ट दिए तो क्या है टैक्सेबल है, जैसे आपने पढ़ा था इनकम टैक्स में अदर सोर्स की इनकम में, है ना, ऐसे इसमें तो 50,000 तक की चीज दी है विदाउट कंसिडरेशन को तो उससे सप्लाई, उससे ज्यादा दिए तो मुझे सप्लाई, आगे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स आप भी बच गए, यहाँ तक आप करके आओगे बेटा, कोई डाउट है? ठीक है। अब बेटा मैं एक बात और बता दूं, चाहे एक बच्चा है चाहे 4 है चाहे 5 है, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे पूरा नहीं होगा बेटा सिलेबस। ठीक है, जय श्री श्याम।